हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में। आज जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं, जो नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार है। यूनिट 1 से 20 तक पूरी कवर की गई हैं। टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन है और आपको वास्तविक पेपर की झलक यहाँ पे देखने को मिलेगी। जिस प्रकार से आपका वास्तविक पेपर आना है, उसी प्रकार से यहाँ पे सब यूनिटों से जितने प्रकार के क्वेश्चन ले सकते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पे कवर किया गया है। हम देख रहे हैं एमपी बैग 2 हिंदी साहित्य चयन परीक्षा में हिंदी साहित्य का जो है प्रैक्टिस सेट नंबर 3। यदि अभी तक आपने 2 प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो पहले जाके वो लगा लें। और आज जो है आपको तीसरा प्रैक्टिस सेट मिलेगा। पूरा रिव्यू इस प्रैक्टिस सेट में मिलेगा, पूरे डिटेल मिलेगी और ऑप्शन बाय ऑप्शन आपको बिल्कुल विथ पूरी थ्योरी करके आपको समझाया जाएगा। तो आज की जो वीडियो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करके पूरा वीडियो देखते रहें, क्योंकि आपके मास्टर बनने का जो सपना है, यहाँ से हम आपका पूरा करवाएंगे। आप वास्तविक पेपर में जब बैठेंगे तो आपको यहाँ पर एक झलक मिलेगी कि सर ने जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे और यहाँ से आपको अधिक से अधिक क्वेश्चन वहां पे मिलने की पूर्णतः संभावना होगी। क्योंकि हम आपके लिए जो भी प्रैक्टिस सेट या जो भी आपके लिए मटेरियल लेकर आए हैं, 2 या 3 बुक से, जो महत्वपूर्ण बुकें हैं उन सबसे जो है हमको जिस बुक में भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मिलते हैं, वहां से वो क्वेश्चन छाट के आपके लिए लेकर आते रहते हैं। सभी यूनिट बाय यूनिट हमने आपके लिए जो है यूनिट बाय यूनिट अलग हमने टेस्ट सीरीज निकाली है, वो भी आप जाके देख लें। और यहाँ पे हम जो है आज प्रैक्टिस नंबर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो लाइक नहीं की है तो आप वीडियो लाइक अवश्य कर दें। आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। नीचे दिए गए गद्यांशों को आपको पहले क्वेश्चन में जो है गद्यांश हल करना है। आपको नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले आप गद्यांश पढ़ लें, उसके बाद उनके क्वेश्चन आंसर हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं गद्यांश को। आपको दिया गया है, यह कहीं ज्यादा अच्छा होगा कि लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी के लिए दफ्तरों की खाक छानने की बजाय थोड़ी सी यांत्रिक शिक्षा प्राप्त करें, जिससे काम धंधे से लगकर अपना पेट तो पाल सकेंगे। जो शिक्षा साधारण व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, सिंह के समान सम्मान नहीं जो है ला सकती, वह कोई शिक्षा है। तो यहाँ पे जो है शिक्षा के बारे में, आज की जो शिक्षा है उसके बारे में व्यंग्य कसते हुए जो एक आपको गद्यांश दिया गया है, जिसमें बताया गया है कि हमें कौन सी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, यांत्रिक शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। आइए क्वेश्चन देखते हैं। पहला आपका यहाँ पे क्वेश्चन है कि जीवन यापन के लिए कैसी शिक्षा चाहिए? उच्च शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा या यांत्रिक शिक्षा? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आपको पता है कि यहाँ पे बात कर रहे थे कि उच्च शिक्षा की बजाय जो उच्च शिक्षा, लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर नौकरी की जो दफ्तरों में भटक रहे हैं व्यक्ति, उसकी बजाय उन्हें क्या देना चाहिए? यांत्रिक शिक्षा देनी चाहिए, जिससे कि वो काम धंधा स्वयं ढूंढ सके। तो डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। इसका क्या आंसर होगा? पहले का जो है डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम दूसरा यहाँ पे देखते हैं। दूसरा हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है कि शिक्षा व्यक्ति में किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? तो कौन से गुण होने चाहिए? ऑप्शन है आपके समर्थ एवं साहस, दूसरा है साहस एवं धनी, तीसरा है निडरता एवं उत्साह और चौथा है उत्साह एवं धनी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे जो है आपको ऊपर बताया गया था, ऊपर यहाँ पे आपको बताया गया था कि व्यक्ति को जीवन संग्राम में समर्थ नहीं बना सकती, ऐसी कौन सी शिक्षा है? तो यहाँ पे आपके लिए बताया गया था कि खाक छानना और धंधे में लग सके, पेट पाल सके। तो देखो इसके लिए आपको यहाँ पे आंसर दिया गया है कि कैसी शिक्षा मिलनी चाहिए। तो शिक्षा व्यक्ति के किन गुणों का विकास करने वाली होनी चाहिए? तो वहां पर बताया गया था कि उसका क्या है, व्यक्ति अपना पेट पाल सके, अपने काम कर सके। तो सामर्थ्य एवं साहस वाली शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा गुण उसमें होना चाहिए। तो आपका जो है ए आंसर यहाँ पे राइट हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, व्यक्ति से अपेक्षित है कि वह क्या है? ऑप्शन है आपका पहले, जीवन की चुनौतियों से पलायन कर जाए, जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर क्लर्क बने, या यांत्रिक शिक्षा प्राप्त कर विदेश जाए। तो क्या करे?
जीवन की चुनौतियों को पालन कर जाए नहीं। दूसरा है व्यक्ति की चुनौतियों को सम्मान कर सके। क्लर्क बन जाए बिल्कुल बात नहीं है, विदेश जाए बिल्कुल बात नहीं कही है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन की अकॉर्डिंग बी जो है राइट आंसर होगा कि जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके, क्योंकि आपको यहाँ पे बताया गया था कि ऐसी शिक्षा देना चाहिए जिससे वो क्या है, वो समर्थ नहीं बना सकती, सिंह के समान साहस नहीं ला सकती, वह भी कोई शिक्षा है। मतलब उसको व्यक्ति को कैसी होना चाहिए, ऐसी शिक्षा अच्छी देना चाहिए जिससे वो क्या करे, अपना पेट पाल सके। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर जो होगा बी यहाँ पे राइट आंसर होगा कि पेट पालना मतलब जीवन की चुनौतियों का सामना कर सके व्यक्ति। बी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा हमारा क्वेश्चन है शिक्षा और खालिस्तान के बीच संबंध उद्घटित हो जाते हैं। ऑप्शन है यांत्रिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, जीवन संग्रामहीनता या जीविकोपार्जन। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है शिक्षा और जीविकोपार्जन के बीच क्या है, उद्घटित हो रहे हैं। तो आपका जो है डी आंसर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर होगा, डी जो है ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि समूह से भिन्न शब्द है कौन सा, साधारण, साहसी, यांत्रिक या सिंह। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है, इसमें से राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सिंह। सिंह यहाँ पे अलग चीज हो गई, भिन्न जैसे अन्य से जैसे साधारण है, साहसी है, यांत्रिक है, ये तीनों लगभग समान हो गए, लेकिन सिंह कैसा हो गया है, सिंह एक अलग चीज हो गई है। यहाँ पे ये तीनों क्या है, साधारण है, साहसी है और यांत्रिक है, तीनों विशेषण हैं। तो यहाँ पे ये विशेषण हो गए हैं और बाकी सिंह कैसी है, सिंह हम संज्ञा भी मान सकते, तो सिंह संज्ञा हो गया, मतलब अलग आयत कौन सा है, डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, क्या दिया गया है, निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का हमें उत्तर आपको बताना है। तो यहाँ पे आपको जो है कविता दी गई है, उसको आपको पढ़ना है और इसके सही आंसर बताने हैं। आइए आगे हमें बताया गया है कि निम्नलिखित अवतरण को ध्यान पूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। तो हमें ये कविता दी गई है, आइए पहले हम ये पद्यांश पढ़ लें और पद्यांश को पढ़कर हम फिर इसके क्वेश्चन आंसर हमें बताना है। तो आइए हम कविता पढ़ते हैं। पहले कहा गया है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो यहाँ पे जो पंक्ति है यह सर्वेश्वर दयाल सक्सेना के द्वारा ली गई है। पाठ का जो है आपका नाम होगा शाम एक किसान। तो एक किसान के ऊपर और जो पहाड़ के किसान और पहाड़ के बीच चित्रण किया गया है। यहाँ पे यह कविता जो है कक्षा 7 NCERT से ली गई है और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इसके जो है रचनाकार हैं। तो यहाँ पे कहा गया है कि आकाश का साफा बांध कर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। मतलब कहा कवि यहाँ पे कहना चाहता है, किसान के रूप में चिन्हित किया गया है, तो कवि पहाड़ की जो है तुलना किसान से कहते हुए पहाड़ को इस प्रकार वर्णित करता है कि उसकी पगड़ी कैसी है, पगड़ी साफ आसमान की है। आकाश का साफा बांधकर, आकाश का क्या है, साफा बांधे है। आगे कहा गया है सूरज की चिलम खींचता, आगे कहा यहाँ पे वर्णित किया गया है वह हुक्के की तरह सूरज की चिलम खींच रहा है। और नदी कहा बैठा है पहाड़, कौन बैठा है, पहाड़। आगे है घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। तो घुटनों पर मतलब नीचे जो पहाड़ है उसके नीचे क्या है, जो है नदी है। आगे पास ही दहक रही पालस के जंगल की अंगीठी। तो वहां पे और आगे बताया गया है पहाड़ को आगे जो है पलाश बन की तरह बताया गया है, किसकी तरह, पलाश। कहा गया है पलाश के जंगल की अंगीठी। तो यहाँ का है मतलब जो है पहाड़ को पलाश की तरह बताया गया है। जिसके पूर्व में आगे कहा गया है अंधकार दूर पूर्व में सिमटा बैठा है भीड़ों के गले सा अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, अजी सुनते हो। चिलम
औंधी, धुआं उठा सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। आगे यहाँ पे कहा गया है कि पूरब में क्या है, पूरब में यहाँ पे बताया गया है कि पूरब में दूर तक अंधेरा क्या है, छाया हुआ है। भीड़ों की झुंड की तरह क्या है, गली में अंधेरा छा गया है। अचानक मोर की आवाज आती है। किसकी आवाज आ रही है, मोर की आवाज आ रही है, और मोर की आवाज आती है। और चिलम औंधी, धुआं उठा सूरज डूबा और अंधेरा छा गया। फिर से क्या हो गया है, शाम आ गया है। यह जो है इन पंक्ति में कहा गया है। आइए क्वेश्चन सा कहते हैं आपसे। यहाँ पे कहा गया है अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है, कि अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है। किसान आग सेक रहा है, अभी सूर्य नहीं हुआ, सूर्यास्त नहीं हुआ, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्योंकि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। तो अंधकार के सिमट कर बैठे होने का कारण क्या है यहाँ पे, कि अंधकार नहीं हुआ है। अंधकार सिमट कर बैठा है तो अभी रात नहीं हुई है, क्योंकि रात अगर हो जाती तो अंधकार आ जाता। तो सिमट कर बैठा है मतलब उठा नहीं है, नहीं उठा है मतलब आया नहीं है, आया नहीं है मतलब क्या है, अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला 7वां हमारा क्वेश्चन है कि अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने का कारण क्या है। सूरज का डूबना, अंधेरा छा जाना, भीड़ों का बिखाए जाना, या सुनते हो की आवाज। तो यहाँ पे जो है 7 का आपका राइट आंसर होने वाला है। यहाँ पे आपसे कहा गया है अचानक तुरंत फुरत। तो तुरंत और फुरत का मतलब यहाँ पे क्या है, तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है कि तुरंत फुरत का मतलब है कि घटना होने का कारण क्या है, सुनते हो की आवाज। तो सुनते हो की आवाज आई तो क्या है, अचानक तुरंत फुरत घटनाएं होने लगी, मतलब शाम का टाइम हो गया है, व्यक्ति घरे जाने लगे हैं। तो इसी के लिए यहाँ पे आवाज जी कहा गया है। अजी सुनते हो। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है सिमटा बैठा है भीड़ों के गल्ले सा। किस विकल्प में सही शब्द गल्ला के समानार्थी है। तो गल्ला का समानार्थी बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है गल्ला मतलब क्या है, रेवड़ी, झुंड, भीड़, रेला, ये सभी किसके हैं, गल्ले के। तो बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला 9वां हमारा क्वेश्चन है शाम का सजीव चित्रण कहने के लिए किस रूप को अनुपयुक्त माना जा सकता है। ऑप्शन है आकाश का साफा, मोर की आवाज, जंगल की अंगीठी, या सूरज की चिलम। तो आपको बताया गया है शाम का सजीव चित्रण कहने के लिए किस रूप को अनुयुक्त माना गया है, मतलब सही नहीं माना गया है। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मोर की आवाज। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्योंकि शाम का सजीव चित्रण कहने के लिए मोर की आवाज को जो है, इसको जो है रूपक को अनुयुक्त माना जा सकता है, क्योंकि मोर की आवाज जो है शाम की टाइम की नहीं, सुबह की टाइम की तक होती है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है पलाश वन को अंगीठी कहा गया है क्योंकि पहला है आपका जंगल में आग लगी होती है, दूसरा है पलाश की लकड़ी जलाने के काम आती है, तीसरा है खिले पलाश के फूल वन आग के समान होते हैं, अगला पलाश ग्रीष्म ऋतु में फूलता है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होने वाला है वो है सी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा खिले पलाश के फूल वन आग के समान दिखते हैं। तो बी जो है सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है कि फूंक फूंक कर पैर रखना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन है डर कर कदम बढ़ाना, धीरे धीरे चलना, या सोच विचार कर काम करना, या सावधानी पूर्वक चलना। तो 11 का आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो सी जो है यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कि सोच विचार कर काम करना। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 12वां हमारा है जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र वाक्य कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं, या सरल वाक्य कहते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है जो है
उसको हम सरल वाक्य कहते हैं, जिसमें एक क्रिया और एक कर्ता होता है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा। तो 13वां क्वेश्चन आपका है कि ओघट शब्द में कौन सा उपसर्ग है, ओ, औ, औ या ओ। तो आपका यहाँ पे जो है राइट आंसर होने वाला है कौन सा। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा कि ओघट में आपको बताना है उपसर्ग। तो ओघट में उपसर्ग जो होगा वो आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ओ, ओघट में जो है ओ उपसर्ग यहाँ पे होगा, ये जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं। 14वां हमारा है महल का भीतरी भाग। इस वाक्यांश के लिए एक शब्द है, अंतःस्थल, अंतःपुर, अंतःवास या अंतःनगर। तो आपका यहाँ पे 14 का राइट आंसर होने वाला है कि महल का भीतरी भाग। तो महल का जो भीतरी भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, अंतःपुर कहते हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है अंतःपुर। किसमें है, तो आपका जो है सी राइट आंसर आपका हो जाएगा। जी सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतःस्थल किसको कहते हैं, हृदय या मन का आंतरिक भाग जो होता है उसको अंतःस्थल कहते हैं। किसका, हृदय का, हृदय का आंतरिक भाग, आंतरिक भाग जो है उसको हम क्या कहते हैं, अंतःस्थल। आइए अगला हम देखते हैं। 15वां हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा। निम्न विकल्पों में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्द अंबु का सही समानार्थी शब्द नहीं है। अंबु का आपको बताना है। ऑप्शन है बारी, सलिल, चीर और फलक। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है फलक। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा। अंबु, अंबु के पर्यायवाची समानार्थी शब्द आपको कौन सा सही नहीं है। तो अंबु को क्या क्या कहते हैं, अंबु को हम बारी भी कहते हैं, सलिल भी कहते हैं और चीर भी कहते हैं। लेकिन आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, जो है डी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है, जो फलक। तो फलक जो है राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 16 का है निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। तो आपको तद्भव शब्द बताना है, इनमें से कौन सा है। तो तद्भव हम देखेंगे, भूल तद्भव है। दूसरा है नग्न, ये तत्सम है अपना। नग्न का क्या होता है, नंगा, नंगा अगर होता तो तद्भव होता। उसके बाद पंक्ति, तो पंक्ति क्या है आपका, पंक्ति यहाँ पे आपका होगा तत्सम। पंक्ति का क्या होता, पंगत होता है। और पक्ष का क्या होता है, पाक होता है। तो जी सब कैसे हैं, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है ए, क्योंकि ए ही धूल है। तो धूल में क्या है, अगर धूली होती, धूली होती तो क्या होता, तत्सम। धूल का तत्सम क्या होता है, धूली, धूली, ये तत्सम हो गया है। नग्न क्या है, नग्न जो है, नग्न आपका तत्सम है, तो इसका तद्भव क्या होता, इसका होता है नंगा, नंगा। पंक्ति का, तो पंक्ति का आपका होता है पंगत। और पक्ष का, पक्ष का होता है पाक। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जो है आपके तत्सम से तद्भव बना दिए गए हैं। और तो पहला आपका पूछा गया था कि तद्भव शब्द है, तो तद्भव कौन सा है, धूल जो है तद्भव है। धूल का तत्सम क्या होता है, धूली। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन होने वाला है सने सने शब्द है। तो सनेह सनेह शब्द है, क्या है जी, क्या तत्सम है या तद्भव है। तो आपको हम यहीं से बता दें, आपका जो है ये आंसर राइट हो जाएगा। सने सने क्या है, सने सने तत्सम शब्द है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला है यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्वेश्चन होगा कौन सा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है। तो आपको बताना है इनमें अशुद्ध वाक्य क्या है। पहला आपका है वह अनेकों बार बोला। तो शुद्ध वाक्य बताना है, कौन सा बताना है, शुद्ध।
तो वह अनेकों बार नहीं, वह अनेक बार बोला, तो यह तो गलत हो गया। दूसरा है मैं माँ को एक कार्ड लिया, तो मैंने माँ को एक कार्ड भेजा, लिया नहीं भेजा, तो यहाँ पे ये भी गलत हो गया। तीसरा शरीर पर कई अंग होते हैं, बिल्कुल गलत है। शरीर में कई अंग होते हैं पर नहीं, तो ये भी गलत हो गया। भारत की राजभाषा हिंदी है, जे आपका शब्द सही है। तो डी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका जो आंसर होने वाला है वो डी यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। आइए अगला हम देखते हैं 19वां, नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि वाला विकल्प पहचानिए। तो किसका है? परम प्लस ओज। तो आपको बताना है इसमें कौन सी सही संधि होगी। तो परम प्लस ओज तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका परम प्लस ओज, परम प्लस ओज। तो परम प्लस ओज होगा आपका परमोज, क्योंकि यहाँ पे आ और यहाँ पे ओ, आ और ओ मिलकर बड़ी की मात्रा बना देगा, बड़ा ओ की मात्रा बना देगा और जा सेम टू सेम रहेगा। तो क्या हो जाएगा? परमोज। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो गई? तो आ प्लस ओ। तो आ प्लस ओ मिलकर कौन सी संधि हो जाएगी? तो आ प्लस ओ मिलकर आपकी हो जाएगी जैसे महा प्लस औदार, तो महोदार। ऐसा इसी प्रकार से यहाँ पे है तो आपका जो है वृद्धि संधि हो जाएगी। कौन सी संधि होगी? वृद्धि संधि जो है यहाँ पे आपकी हो जाएगी। आइए अगला हमारा है 20वां क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? ऑप्शन है डिबिया, खटमल, दात्री या जीभ। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? 20 का जो है आपका राइट आंसर होगा कि दिए गए शब्द में खटमल पुल्लिंग शब्द है। खटमल कैसा है? पुल्लिंग शब्द है। तो सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। खटमल आपका पुल्लिंग है। बाकी सब जो है जैसे डिबिया, डिबिया क्या है? स्त्रीलिंग। दात्री क्या है? स्त्रीलिंग। जीभ कैसा है? स्त्रीलिंग। खटमल कैसा है? पुल्लिंग है भैया, खटमल पुल्लिंग। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा 21वां क्वेश्चन है, वह ऊपर नीचे जाता रहा है। वाक्य में अव्यय पद है, वह जाता रहता है और ऊपर नीचे। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका होगा कौन सा? डी जो है यहाँ पे राइट आंसर होगा ऊपर नीचे, क्योंकि यहाँ पे आपको अव्यय पद बताना है। तो वह ऊपर नीचे जाता रहता है, यहाँ पे जो है अव्यय पद आपका होगा ऊपर और नीचे। अव्यय पद किसे कहते हैं? अव्यय किसे कहते हैं आप जानते हैं? जिसके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक इत्यादि के कारण कोई जो है विकार उत्पन्न नहीं होता है, ऐसे शब्दों को हम अव्यय कहते हैं। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, क्रिया के मूल को कहते हैं। तो क्रिया के मूल को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। बिल्कुल राइट आंसर है क्रिया। क्रिया के मूल को धातु कहा जाता है। ये जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला हम 23वां क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। 23वां हमारा क्वेश्चन है कि एक ही शब्द के दो या दो से अधिक आयत वाले अलंकार का नाम क्या है? ऑप्शन है श्लेष, वक्रोक्ति, अन्योक्ति और यमक। तो यहाँ पे आपको पूछा गया है कि एक ही शब्द के दो या दो से अधिक आयत आए तो वहां पे कौन सा अलंकार होगा? तो वहां पे आपका राइट आंसर श्लेष अलंकार होगा। ये जो है राइट आंसर हो जाएगा। एक ही शब्द के दो या दो से अधिक आयत वाले अलंकार श्लेष अलंकार कहते हैं। जैसे अन्योक्ति अलंकार क्या है? तो अन्योक्ति अलंकार है जहां किसी की बात किसी और पर डालकर कही जाए, वहां हम जानते हैं कौन सा अलंकार होगा? अन्योक्ति अलंकार होता है। यमक अलंकार तो आप जानते हैं, जहां एक या एक से अधिक शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो, अर्थात आयत भी प्रत्येक बार भिन्न हो, तो कौन सा होता है? यमक अलंकार। जैसे कनक, कनकती, शोभनी। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 24वां हमारा क्वेश्चन है, पड़ी थी बिजली सी विकराल,
लपेटे थे घन जैसे बाल। निम्नलिखित पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? तो इसमें जो है आपका अलंकार बताना है कि पड़ी थी बिजली सी विकराल और लपेटे थे घन जैसे बाल। ऑप्शन है उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, विपसा अलंकार या संदेह अलंकार। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बन रहा है। तो यहाँ पे हम आपको बताएं उपमा अलंकार क्या होता है। उपमा अलंकार होता है समान धर्म, स्वभाव, शोभा, गुण आदि के आधार पर जहां एक वस्तु की तुलना दूसरे से की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। उपमा के जो है 4 अंग होते हैं। कौन कौन? उपमेय, उपमान, वाचक और समानायत। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल। तो किसकी तुलना हो रही है? जी यहाँ पे तुलना की बात चल रही है यहाँ पे, इसलिए आपका आंसर क्या होगा? उपमा अलंकार होगा। ये जो है आपका राइट आंसर होगा। विप्स अलंकार क्या होता है? तो विप्स अलंकार में अगर हम आपसे कहें कि आदर, घृणा, हर्ष, शोक आदि भावों को जो है व्यक्त करने के लिए जिस शब्द की विभक्ति होती है वहां क्या होता है? विप्स अलंकार होता है। जैसे कातर दीति करी, चौदीस हेरी हेरी, यहाँ कौन सा अलंकार हो गया? विप्स अलंकार हो गया। अब संदेह अलंकार, जहां किसी वस्तु को देखकर संशय बना रहे, निश्चित ना हो कि वह बने, तो वहां पे क्या होता है? संदेश। जैसे सारी बीच नारी है, किनारी बीच सारी है, कि सारी ही किनारी है, किनारी ही की सारी है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार हो गया? संदेह अलंकार हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया है? इसका आंसर जो है ये जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है दोहा किस प्रकार का छंद है? वर्णक है, मात्रिक है, मात्रिक अर्ध, मात्रिक अर्ध सम है या मात्रिक विषम है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है कि दोहा है अर्ध सम्मात्रिक छंद कहलाता है। कैसा है? अर्ध मात्रिक छंद है। इसलिए आपका आंसर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। जो है मात्रिक छंद मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे। सम्मात्रिक, अर्ध सम्मात्रिक और विषम मात्रिक। सम्मात्रिक में कौन कौन से आ जाते हैं? तो सम्मात्रिक में आपकी आ जाएंगे, सम की बात पहले कर लें तो इसमें चौपाई, रोला, गीतिका, हरिगीतिका। अब अर्ध में, अर्ध सम्मात्रक में देख लें तो अर्ध सम्मात्रक में अगर आप देखेंगे तो उसमें आएगा बरबे, दोहा, सुरठा, उलाला। और विषम में, तो विषम की अगर आपसे बात की जाए तो विषम में आपकी आती है कुंडलियां और छप्पर छंद। तो यहाँ पे हमने आपको तीनों बता दिए हैं। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है कि उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी और चली आ रही फिर फैन उगलती और फन फैलाए ब्यालों सी। यहाँ पे पंक्ति में कौन सा रस है? तो यहाँ पे आपका रस बताना है। कहा गया है कि उधर गरजती सिंध लहरियां कुटिल काल के जालों सी चली आ रही फिर उगलती और फन फैलाए प्यालों सी। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार है? आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या है? किसी भयंकर दृश्य को देखकर यहाँ पे हो रहा है कि क्या फिर उगलती आ रहे हैं। तो क्या होगा? करुण रस तो होगा नहीं, वीरभस रस तो यहाँ पे होने वाला नहीं है। अब बच्चे कौन सा? अद्भुत और भयानक। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पे आपका होगा भयानक रस, क्योंकि यहाँ पे आपको भयानक का यहाँ पे संदर्भ हो रहा है। तो बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला हम देखते हैं रस सिद्धांत के प्रवर्तक आचार्य हैं। कौन से हैं? आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ, आचार्य जगन्नाथ या आचार्य भरत मुनि। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होना है आचार्य भरत मुनि। डी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगर बात कहें तो भारतीय काव्य शास्त्र का सर्वाधिक प्राचीनतम जो है संप्रदाय क्या है? रस संप्रदाय है। दूसरी बात अगर हम करें तो रस सिद्धांत के अनुसार कहा गया है, भरत मुनि ने कहा है, तो आचार्य भरत मुनि ने रस और भाव का विवेचन करने ग्रंथ कौन है? नाट्य शास्त्र के 8 और 7 अध्यायों में किया है। आचार्य भरत मुनि के अनुसार विभव, अनुभव और व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो उन्होंने कहा था कि विभानुभाव और व्यभिचारी भाव संयोगादस निष्पत्ति। अब आचार्य मम्मट की बात करें तो आचार्य मम्मट ने है
काव्य प्रकाश नामक जो है ध्वनि विरोधी ग्रंथ की रचना की थी। ये किसके बारे में हो गई? आचार्य मम्मट की बारे में। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा, अगला है महादेवी वर्मा कृत नीलकंठ की विधा है। ऑप्शन है आपके, कहानी है, एकांकी है, रेखाचित्र है या रिपोर्टाज है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है कि नीलकंठ महादेवी वर्मा कृत क्या है। तो नीलकंठ जो है महादेवी वर्मा कृत है रेखाचित्र। तो आपका सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका जो है राइट आंसर यहाँ पे बिल्कुल हो जाएगा। रेखाचित्र अगर देख लें हम तो किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना का भावपूर्ण सजीव अंकन है, तो वहां पे क्या होता है? रेखाचित्र होता है। एकांकी, एकांकी की बात अगर आपसे की जाए तो एकांकी क्या है? एक अंक वाले नाटक को एकांकी कहते हैं। कहानी अगर देखें तो कहानी क्या है? कहानी मानव जीवन के किसी एक मनोभाव या घटना का रोचक तथा कौतूहलपूर्ण चित्रण होता है। तो प्रेमचंद के अनुसार यह रमणीय उद्यान ना होकर सुगंधित फूलों से युक्त एक गमला है। और इसी प्रकार से हम कहें तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं 1900 की। तो आचार्य रामचंद्र किसको मानते हैं? इंदुमती को। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है दुलाई वाली को 1907 को प्रथम कहानी मानते हैं। याद रख लेना है। तो आपका इसका आंसर 28 का क्या है? 28 का जो है आपका रेखाचित्र सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला हम क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से राजेंद्र यादव की संस्मरण कृति है। तो संस्मरण कृति कौन सी है राजेंद्र यादव की? ऑप्शन है आपके, जिनके साथ जिया, युग पुरुष, यादों की तीर्थ यात्रा और औरों के बहाने। तो संस्मरण कार्य कौन कौन से हैं? तो संस्मरण कार्य अगर हम देख लें, जैसे राजेंद्र यादव हैं, तो इनके कौन कौन से हैं? औरों के बहाने। औरों के बहाने कब लिखा गया था? 1981 ईस्वी में। और दूसरा इनका है वे देवता नहीं है, 2000 में लिखा गया है। उसके बाद देख लें रामेश्वर शुक्ल अंचल, इनका है जो है युग पुरुष, 1983 ईस्वी में लिखा गया है संस्मरण। उसके बाद अमृतलाल नागर, इनके भी हैं, तो इनके हैं जिनके साथ जिया, 1981 में जो है इनका है। युग पुरुष कब का है? 1983 का। ये कब का है? 1981 का। उसके बाद अगर देखें तो विष्णु प्रभाकर का कौन सा है? यादों की तीर्थ यात्रा, कब लिखा गया था? ये भी 1981 में लिखा गया है। और भी हैं इनके विष्णु प्रभाकर के, जैसे जाने अनजाने 1962 में, और मेरे अग्रज मेरे मीत 1983 में, और सृजन के सेतु 1990 में। तो ये जो है इनके द्वारा लिखे गए हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि ज्ञानचंद जैन कृत कथा शेष शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? ऑप्शन है जनेंद्र कुमार से, अमृतलाल नागर से, यशपाल से या उषा प्रियवंदा से। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका जो है राइट आंसर होने वाला है बी। ज्ञानचंद जैन कृत कथा से शीर्षक जीवनी किससे संबंधित है? तो जी है जीवनी है ये बी आपका अमृतलाल नागर से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं 31वां, निम्नलिखित में से एक कृति आत्मकथा नहीं है। कौन सी आत्मकथा नहीं है? तो आपको पता होगा कि अग्नि सेतु जी आत्मकथा नहीं है। यह जो है विष्णु प्रभाकर शर्मा द्वारा रचित जीवनी है। कौन सी है? जीवनी है। किसके द्वारा रचित है? विष्णु चंद्र शर्मा के द्वारा। तो आपका आंसर क्या है? सी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है
संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार हैं। तो संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार कौन है? जैनेन्द्र कुमार है, माखनलाल चतुर्वेदी हैं, या भगवती चरण वर्मा है, या महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है डी, महावीर प्रसाद द्विवेदी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संपत्ति शास्त्र कृति के रचनाकार कौन है? महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के जो है निबंधों को बातों का संग्रह कहा है, आपको याद रखना है। और महावीर प्रसाद द्विवेदी ने जो है लॉर्ड बेकन के निबंध का अनुवाद जो है बेकन विचार, कौन से? बेकन विचार रत्नावली शीर्षक से किया है। आचार्य जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी की बात करें तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने महत्वपूर्ण जो है निबंध लिखे हैं, जिनमें हम देखेंगे कि रसग्र रंजना, लेखा जनली, नाट्यशास्त्र, उपन्यास रहस्य और आगरे की शाही इमारतें, कालिदास के समय का भारत, भाषा और व्याकरण, कवि और कविता, कवि बनने के लिए सापेक्ष साधन। तो इनके क्या है? जी प्रमुख निबंध हो गए हैं। तो अगर जैनेन्द्र कुमार की बात करें तो जैनेन्द्र कुमार ने प्रस्तुत प्रश्न, जड़ की बात, मंथन, साहित्य संस्कृति जे निबंध लिखे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी की अगर बात कर लें तो माखनलाल चतुर्वेदी ने जो है साहित्य देवता, अमीर इरादे गरीब इरादे, ये इनके निबंध हो गए। अब बच्चे भगवती चरण वर्मा, इनके भी निबंध देख लें तो इन्होंने जो है निबंध लिखा है कौन सा? इन्होंने निबंध नहीं लिखा है, इन्होंने आलोचनात्मक जो है कृति लिखी है, जिसको कहते हैं साहित्य के सिद्धांत तथा रूप। तो सबके बारे में बात हो गई है। आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर आपका महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा, डी। आइए अगला देखते हैं हम 33वां हमारा क्वेश्चन है, रक्षाबंधन कहानी के लेखक हैं कौन है? जयशंकर प्रसाद, किशोरीलाल गोस्वामी और विशंबरनाथ शर्मा कौशिक और बंग महिला। तो आपका इसका राइट आंसर क्या होगा? 33 का जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, विशंबरनाथ शर्मा कौशिक। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। रक्षाबंधन कहानी की जो है लेखक विशंबरनाथ शर्मा कौशिक हैं। इनकी जो है अन्य कहानी भी हम जानते हैं कि ताई है। तो जैसे जयशंकर प्रसाद की कहानी कौन सी है? आप जानते हैं, गुंडा। किशोरीलाल गोस्वामी कौन सी है? इंदुमती। बंग महिला की कौन सी है? दुलाई वाली। अब ये भी जानते हैं हिंदी की प्रथम महिला कहानीकार बंग महिला, इनको कहते हैं राजेंद्र बाला घोष हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को जो है प्रथम कहानी माना है, ये भी आपको हमने बता दिया है। आइए अगला हम देखते हैं, मित्रों मरजानी के लेखक कौन है? उषा प्रियबंदा, कृष्णा सोबती, चित्रा मुदगल या मृदुला गर्ग। तो आपका यहाँ पे आंसर हो गया है कृष्णा सोबती। मित्रों मरजानी के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती। तो कृष्णा सोबती के बारे में अगर देखें, इनके जो है कृष्णा सोबती कि अगर हम उपन्यास देखें और कौन कौन से हैं, तो इन्होंने सूरजमुखी, अंधेरे के, जिंदगी नामा, दिलोदानिश, समय सरगम, ये इनके प्रमुख उपन्यास हैं। अगर हम बात करें उषा प्रियबंदा की, तो इनके उपन्यास हैं 55 खंबे लाल दीवारें, रुकोगी नहीं राधिका, शेष यात्रा, अंतर्वशी और भय कबीर उदास। अगर चित्त मुदगल की बात हम कर लें तो इनके उपन्यास हैं एक जमीन अपनी, आवा और गिलीगुरु। अगर बात कर लें मृदुला गर्ग की, तो इनके जो उपन्यास हैं वो हैं उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकोबरा, अनित, मैं और कठगुलाब। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 35वां क्वेश्चन है कि राग दरबारी के रचनाकार हैं कौन है? जैनेन्द्र, श्री लाल शुक्ल, मोहन राकेश और कमलेश्वर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है बी, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कौन सा?
सी लाल शुक्ल, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। राग दरबारी उपन्यास के रचनाकार कौन है? सी लाल शुक्ल हैं। ये उपन्यास जो है कब लिखा गया था? 1968 ईस्वी में जो है लिखा गया था। राग दरबारी उपन्यास में जो है शिवपालगंज की जो है जिंदगी का यथार्थ चित्रण मिलता है। अब बात करें सी लाल शुक्ल की अगर, तो सी लाल शुक्ल के उपन्यास में जो है राजनीतिक, व्यंग और आंचलिकता जो है मिश्रित होती है। और इनके उपन्यास हैं सूनी घाटी का सूरज, कब लिखी गई है? 1957 में लिखी गई रचना है, उपन्यास है। और दूसरा इनका और देख लें तो अज्ञातवास 1962 में, और राग दरबारी 1968 में, सीमाएं टूटती हैं 1973 में, मकान 1976 में, और पहला पड़ाव 1987 में, और विश्रामपुर का संत 1998 में। इनको ही जो है राग दरबारी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था 1969 ईस्वी में सी लाल शुक्ल को। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा 36वां, आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है? तो आपको बताना है आधे अधूरे नाटक किसके द्वारा लिखित है। ऑप्शन है आपके कौन कौन से? तो ऑप्शन है आपके धर्मवीर भारती, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश और गिरिजा कुमार माथुर। तो आपका आंसर जो है मोहन राकेश यहाँ पे सही राइट आंसर हो जाएगा। आधे अधूरे जो है 1969 ईस्वी में लिखी गई रचना है। तो किसके द्वारा है? मोहन राकेश के द्वारा लिखा गया हिंदी नाट्य है। यह जो है पूर्णता की तलाश का नाटक है। इस नाटक को मील का पत्थर भी कहा जाता है, याद रख लेना है आपको। नाटक के पात्र हैं कौन से? सावित्री, बिन्नी, अशोक, किन्नी, मनोज, काले कपड़े वाला पुरुष, चार रूपों में कौन कौन से? महेंद्रनाथ, सिंघानिया और जुनेजा और जगमोहन। अगर अन्य कृतियों की बात कर लें तो अन्य कृतियां इनके नाटक हैं आषाढ़ का एक दिन, मोहन राकेश का है, लहरों के राजहंस, मोहन राकेश का है, आधे अधूरे, मोहन राकेश का है, पैर तले जमीन, इनका ही है, और रात बीतने तक, इनका ही है। एकांकी कौन सी है? अंडे के छिलके, बहुत बड़ा सवाल। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है राजा भोज का सपना पुस्तक की भाषा क्या है? ऑप्शन है अवधी, हिंदी उर्दू मिश्रित, अपभ्रंश और ब्रजभाषा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो है हिंदी उर्दू मिश्रित, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राजा भोज का सपना ही जो हिंदी उर्दू मिश्रित भाषा में है। यह राजा शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। कौन सी? राजा भोज का सपना किसका है? शिव प्रसाद सितारे हिंदी की रचना है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है इससे संबंध में कहा था कि प्रारंभ काल से ही वे ऐसी हिंदी के पक्षपाती थे जिसमें सर्वसाधारण के बीच प्रचलित अरबी फारसी शब्दों का स्वच्छंद प्रयोग हो। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है पंचवटी प्रसंग की कवि की रचना है। तो किसकी है? राम कुमार वर्मा की, या निराला की, या मैथिली सेन गुप्त की, या शिवमंगल सिंह सुमन की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है पंचवटी प्रसंग जो है किसकी रचना है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है निराला की। तो बी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। पंचवटी प्रसंग जो है छायावादी कवि निराला की रचना है। अगर निराला की और कृतियां देखें तो आप जानते हैं परिमल, गीतका, तुलसीदास, आराधना और गीतगुंज जी प्रमुख रचनाएं हो गई हैं।
मैथिली शरण गुप्त की आप जानते हैं पंच परमेश्वर काव्य ग्रंथ कब लिखा गया है? 1925 में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है कि निम्नलिखित कृतियों में हरिश्चंद्र द्वारा रचित नहीं कौन सी कृति भारतेंदु की है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है निम्नलिखित कृतियों में से हरिश्चंद्र द्वारा रचित कौन सी कृति भारतेंदु हरिश्चंद्र की कृति कौन सी नहीं है? तो यहाँ पे आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है पायस पयोनिधि, तो ये किसकी रचना है? ये क्या भारतेंदु हरिश्चंद्र की है? बिल्कुल नहीं है। किसकी है? आप जानते हैं गोविंद गिल्ला भाई की है। तो आपका आंसर यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हैं जैसे वर्षा विनोद, ये भी भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। गीत गोविंदना, ये भी है। और वेणुगीति, ये भी है। आपका आंसर यहाँ पे ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए 40वां देखते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकार का प्रारंभ किस कवि से माना है? केशवदास से, चिंतामणि त्रिपाठी से, बिहारी लाल से या मतीराम से? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है? आपका राइट आंसर होने वाला है सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा चिंतामणि से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का प्रारंभ जो है चिंतामणि त्रिपाठी से माना है। चिंतामणि त्रिपाठी सिद्धांततः रसवादी आचार्य थे। तो इनके जो है प्रमुख रचनाएं हैं रसविलास, छंद विचार पिंगल, सिंगार मंजरी, कवि कुल कल्पतरु, कृष्णचरित, काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा है तो 41वां आपका क्वेश्चन है कबीरदास में जो रहस्यवाद पाया जाता है वह अधिकतर सूफियों के प्रभाव के कारण है। यह किसका कथन है? ऑप्शन है आपके डॉक्टर पुखराज मारू का, या सोमप्रभ सूरी का, या आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, या डॉक्टर नगेंद्र का? तो इसका जो है राइट आंसर आपका होने वाला है क्या? आपका आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। सी जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है जयचंद्र प्रकाश के रचनाकार हैं, जगन्नाथ हैं, या भट्ट केदार हैं, या श्रीधर हैं, या नरपति नाल हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है भट्ट केदार। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। जगन्नाथ की रचना आप जानते हैं परमार रासो होती है। श्रीधर की आप जानते हैं रणमल्ल छंद होती है। और नरपति नाल की आप जानते हैं बीसलदेव रासो रचना है। आइए 43वां क्वेश्चन देखते हैं। 43वां यहाँ पे आपका क्वेश्चन होने वाला है जी है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में मिलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो कौन सा है? द मॉडर्न बायनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, दूसरा है द स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, या ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर, या हिंदी साहित्य का इतिहास? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है द मॉडर्न बायनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका की जो है विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ कौन सा है? द मॉडर्न बायनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान 1988 ईस्वी में आया था। और द मॉडर्न बायनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नामक इसके रचयिता हैं जॉर्ज ग्रियर्सन। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में जो है कितनी 952 कविताएं शामिल की थी। और डॉक्टर किशोरीलाल गुप्त ने द मॉडर्न बायनाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान का हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक में हिंदी के अनुवाद किया और इसका प्रकाशन कब 1957 में किया है।
आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही किसकी है? ऑप्शन है आपके, राजस्थानी की है, पश्चिमी हिंदी की है, पश्चिमी हिंदी 2 बार आ गया है, और बिहारी की है। तो मगही की बात यहाँ पे हो रही है। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होने वाला है? तो मगही जो है बिहारी हिंदी की उपभाषा की बोली है। डी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसमें मगही, मैथिली, भोजपुरी 3 भाषाएं आपकी आती हैं। राजस्थान में आप जानते हैं जयपुरी, मेवाती, मालवी, मारवाड़ी। पश्चिमी हिंदी में आप जानते हैं ब्रजभाषा, खड़ी बोली। पूर्वी हिंदी में अगर देखें, यहाँ पे पूर्वी मान लें, तो पूर्वी में है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व संविधान के किस अनुच्छेद से में निर्धारित है? ऑप्शन है अनुच्छेद कितने? 343, 348, 349 या 351। तो आपको पता होना चाहिए हिंदी पर सामासिक संस्कृति के वहन का दायित्व जो है संविधान के 351 अनुच्छेद में निर्धारित है। और 343 की बात अगर की जाए तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसके बारे में है। 48 में 348 की बात करें तो यहाँ पे है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय आदि में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में। और अनुच्छेद 349 में है तो भाषा संबंधी कुछ विधियां अधिनियमित करने की विशेष प्रक्रिया जो है इसमें है। तो आपका आंसर यहाँ पे डी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की आदि जननी है। तो हिंदी भाषा की आदि जननी क्या है? ऑप्शन है गुजराती, संस्कृत, कन्नड़ और मराठी। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है संस्कृत, बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत फिर पाली, प्राकृतिक भाषा से हिंदी होती हुई अपभ्रंश तक पहुंची है। फिर अपभ्रंश अवहट्ट से गुजराती हुई और प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ अपभ्रंश से माना जाता है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला है नेपाली भाषा की लिपि है। तो नेपाली की लिपि क्या है? ऑप्शन है आपके कैथी, देवनागरी, गुरुमुखी या चित्रलिपि। तो नेपाली भाषा की लिपि कौन सी मानी जाती है? देवनागरी लिपि मानी जाती है। बी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। संस्कृत, हिंदी, मराठी, नेपाली जो है देवनागरी लिपि की भाषाएं हैं। देवनागरी लिपि का विकास जो है ब्रह्मी लिपि से हुआ था। और चित्रलिपि ऐसी लिपि को कहते हैं जिसमें ध्वनि प्रकट करने वाली अक्षरमाला की बजाय अर्थ प्रकट करने वाली जो है भाव चित्र होती है, उसको हम चित्रलिपि कहते हैं। देखने से ही आपको उसका भाव समझ में आ जाए, उसको हम चित्रलिपि कहते हैं। गुरुमुखी लिपि की अगर बात करें तो गुरुमुखी लिपि में आप जानते हैं कि गुरुमुखी लिपि में जो है पंजाबी भाषा मानी जाती है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 48वां यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, इनमें से किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? पहला है जगनिक, अमीर खुसरो, जयदेव या विद्यापति। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है अमीर खुसरो, सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो अमीर खुसरो की कविता में जो है राजकुमार के रूप में माना जाता है। और अमीर खुसरो की कवि जो है, अमीर खुसरो मुख्यतः कवि, शायर, गायक और जो है आप जानते हैं संगीतकार भी थे। खुसरो जो है प्रथम मुस्लिम थे जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली के जो है शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। तो आपको याद रखना है।
और अगर कहा जाए कि खड़ी बोली के प्रथम प्रयोग का श्रेय किसे जाता है, तो वो भी अमीर खुसरो को ही जाता है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 49वां क्वेश्चन है। आइए 49वां क्वेश्चन देखते हैं। 49वां क्वेश्चन हमारा है, सतगुरु के सदके करूं दिल अपनी का सादत, कलयुग हम स्यों लड़ी पड़या मोह कम मेरा वादा। उपयुक्त में रेखांकित पंक्ति का जो है काव्य पंक्ति का अर्थ हमें बताना है। तो यहाँ पे रेखांकित क्या है, रेखांकित यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ये ऑप्शन क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 50वां क्वेश्चन यहाँ पे होगा। 50वां क्वेश्चन है, फाटक देकर हाटक मांगत भोंडे निपट सुधारी। यहाँ फाटक से भावार्थ व्यंजित है, तो आपको बताना है कि यहाँ पे जो फाटक है इसका क्या अर्थ होने वाला है। तो यहाँ पे जो कहा गया है, फाटक देकर हाटक मांगत भोरे निपट सुधारी। यहाँ पे जो फाटक है, ये फाटक किसका शब्द है, तो जो फाटक है निर्गुण भक्ति का भावार्थ व्यंजित कहता है। किसका व्यंजित कहता है, निर्गुण भक्ति का। आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी, निर्गुण भक्ति का ये क्या कर रहा है, भाव व्यंजित कर रहा है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होने वाला है, कीने हु कोटिक जतन अब कहीं कारे कोनू, और भो मन मोहन रूपू मिली पानी में को लोनू। उपयुक्त जो है बिहारी के दोहों से आशय है, तो इसका हमें अर्थ बताना है। ऑप्शन है आपके, जीवन का उद्देश्य केवल भौतिक सुखों को प्राप्त करना है। बी है, संसार को माया में बांधे रहना चाहिए। तीसरा है, ध्यान और साधना से ही परम शक्ति मिलती है। अगला, भगवान के प्रति समर्पण से ही मुक्ति मिलती है। तो आपको इसका राइट आंसर यहाँ पे बताना है। तो बिहारी का दोहा जो है इसका आशय क्या होने वाला है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है, ध्यान और साधना से ही परम शक्ति मिलती है। क्योंकि कहा गया है, कीने कहूं कोटिक जतन, कीने हूं कोटिक जतन अब कहीं कारे कोनू, और भोमन मोहन रूप मिलू पानी में को लूनू। तो यहाँ पे मतलब क्या कहा गया है कि ध्यान और साधना से ही परम शक्ति मिलती है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपादक है। कौन है, मैं नीर भरी दुख की बदली का प्रतिपादक कौन है, सॉरी प्रतिपाद्य कौन है। तो ऑप्शन है आपके, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहा है। दूसरा है, इसमें रहस्यवादी ढंग से जीवन की नश्वरता की बात की गई है। तीसरा है, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती, यह उसी से नया सृजन कहती रही है। अगला, इसमें नारी के सामाजिक हृदय और श्रेय की को रेखांकित किया गया है। तो आपको इसका जो है राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है, जो है स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता है, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, वह उसी से नया सृजन कहती रहती है। तो यहाँ पे जो है हमारा सी आंसर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे हमारा जो है स्त्री का जीवन क्या है, स्त्री का जीवन दुख में ही बीतता रहता है, एक तो ये हो जाएगा। दूसरा है, स्त्री अपने आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देती है, एक तो ये हो जाएगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपके दिए गए हैं सी, मतलब हमारा बी प्रतिपाद्य है। कौन सा प्रतिपाद्य होगा आपका, यहाँ पे होगा ए और सी। तो इनमें से ए और सी किसमें है, हाँ डी आंसर हमारा राइट यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा होगा, डी। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, नदी के द्वीप कविता किस काव्य संग्रह से दिया गया है। ऑप्शन है, कलगी बाजरे की। दूसरा है,
हरी घास पर क्षण भर, तीसरा है बाबरा अहेरी, या चौथा है इत्तलम। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है बी, हरी घास पर क्षण भर से लिया गया है नदी के द्वीप। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, हार की जीत कहानी में अपाहिज के वेश में पेड़ के नीचे कौन बैठा था? खड़क सिंह। आपका आंसर राइट यही होगा, खड़क सिंह ही बैठा था, क्योंकि उसको बाबा भारती का घोड़ा क्या करना था? चुराना था, इसलिए वो वहां पे बैठा था। आइए अगला है, श्रम की महिमा कविता की पंक्ति इनमें से नहीं है, कौन सी? वह है बनाता चप्पल, वह सड़क झाड़ता है, वह तोड़ती पत्थर, या तुम कागज पर लिखते हो। तो यहाँ पे आपका बताना है उपयुक्त पंक्ति में से नहीं है, कौन सा नहीं है? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है सी, जो है यहाँ पे वह तोड़ती पत्थर। यह पंक्ति जो है श्रम की महिमा कविता से नहीं ली गई है, किससे ली गई है? तो बाकी सभी जो तीनों हैं ये किसकी हैं? श्रम की महिमा की। जैसे वह बनाता चप्पल, वह झाड़ता, वह सड़क झाड़ता, और तुम कागज पर लिखती हो, जो तीनों ली गई हैं किससे? श्रम की महिमा से। बाकी जो है ये नहीं ली गई है। और इसके श्रम की महिमा के जो है रचनाकार कौन है? आप जानते हैं, भवानी प्रसाद मिश्र जो है श्रम की महिमा के लेखक हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला हमारा 56वां क्वेश्चन है, खूनी हस्ताक्षर कविता में प्रयुक्त रस है, कौन सा है? शांत है, भयानक है, वीर है, या अद्भुत है? तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा, यहाँ पे कौन सा रस, सॉरी यहाँ पे कौन सा रस है? तो श्रम की महिमा में जो है वीर रस आपको देखने को मिलता है। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा 57वां क्वेश्चन है, राम प्रसाद बिस्मिल की कहाँ जाने की इच्छा थी? कानपुर कांग्रेस, मेरठ कांग्रेस, लखनऊ कांग्रेस, या आगरा कांग्रेस? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है लखनऊ कांग्रेस। सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है, दोपहर का भोजन कहानी का कौन सा पात्र बीमार है? सिद्धेश्वरी, मोहन, प्रमोद, या रामचंद्र? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो दोपहर का भोजन में जो है बीमार कौन है? आपका बीमार जो है वो है प्रमोद। बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके रचनाकार कौन है? तो आप जानते हैं, अमरकांत जो है इसके रचनाकार हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अगला आपका क्वेश्चन है, क्या ऐसा नहीं हो सकता पाठ के अनुसार लेखक ने मित्र को राजनीति और साहित्य के बदले कौन सी बात कहने की सलाह देता है? ऑप्शन है, अपने बाल बच्चों से संबंधित, घर और गृहस्थी से संबंधित, खेल से संबंधित, या ए बी दोनों? तो यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो है ए बी दोनों, मतलब अपने बाल बच्चों से संबंधित और किससे? और घर और गृहस्थी से संबंधित। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे है, आत्मविश्वास पाठ के अनुसार लेखक के मित्र ने भेड़िया किसे मान लिया था? शिकारी को, तेंदुआ को, कुत्ता को, या शेर को? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है बी, कुत्ता को जो है उसने मान लिया है। किसके अनुसार? आत्मविश्वास पाठ में कहा गया है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 61वां क्वेश्चन है, याचक और दाता पाठ के संदर्भ में बच्चा फिर से बीमार क्यों पड़ गया? ऑप्शन है, अच्छे इलाज के अभाव में, माँ के बिना ममता की कमी से, दवा के कमी के कारण, या खाने की कमी से? तो यहाँ पे आंसर जो है बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ममता की कमी के कारण। याचक और दाता किसके द्वारा लिखी गई है? तो जो है रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई रचना है।
आइए अगला देखते हैं। अगला है भगवान के डाकिये। पाठ के अनुसार भगवान के डाकिये इस संसार को क्या संदेश देना चाहते हैं? ऑप्शन है भेदभाव ना कहने का, आपसी प्रेम का, विश्व बंधुत्व का, या निरंतर आगे बढ़ने का। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है यहाँ पे सी, विश्व बंधुत्व का। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है क्या निराश हुआ जाए। पाठ के अनुसार कंडक्टर बच्चे के लिए क्या लेकर आए थे? तो क्या लेकर आया था? पानी, चाय, दूध और खिलौना। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है सी, कंडक्टर बच्चे के लिए क्या भूख लगी थी दूध पीने के लिए लाया था। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 64वां क्वेश्चन है कि कठिन समय में पाठ के अनुसार यात्रा किस स्थान से प्रारंभ हुई थी? दिल्ली से, भोपाल से, मुंबई से या जयपुर से? तो आपको इसका राइट आंसर बताना है। तो कठिन समय में जो है किसके द्वारा थे? तो यह है रमेश चंद्र शाह के द्वारा की रचना कठिन समय के अनुसार जो है कहाँ मतलब कहाँ की यात्रा थी? जयपुर से प्रारंभ हुई थी। आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एक कहानी यह भी पाठ में हमने गिल्ली डंडा भी खेला और पतंग उड़ाने का काम भी किया। इस वाक्य किसने जो है कहा है? मन्नू भंडारी ने, ममता कालिया ने, या अलका सराबगिनी ने, या उषा कर्णखा ने? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर जो होने वाला है वो है मन्नू भंडारी ने। ये जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा आंसर? ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है अकार और उसके बाद कविता में कवि ने किस परिवेश का चित्र उभारा है? ऑप्शन है पर्वतीय प्रदेश का, दूसरा है काल्पनिक परिवेश का, तीसरा है ग्रामीण परिवेश का, चौथा है वन प्रदेश का। तो आइए इसका आंसर हम देखते हैं। इसका जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे होने वाला है वो है ग्रामीण परिवेश का। तो अकाल और उसके बाद जो है कविता में कौन सी परिवेश का जो है चित्र उभारा है कवि ने? तो ग्रामीण परिवेश का चित्र उभारा है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 67वां क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। 67वां क्वेश्चन है कैदी और कोकिला काव्य में कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना किस रंग से की है? काले से, लाल से, पीले से? तो यहाँ पे आपका आंसर राइट यहाँ पे यही हो जाएगा, काले रंग से जो है तुलना की है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 68वां क्वेश्चन रहेगा कवि भूषण कृत शिव बावनी किसकी प्रशंसा में लिखी गई है? ऑप्शन है भगवान शिव की, राजा छत्रसाल की, शिवाजी की, या राजा संग्राम सिंह की? तो संग्राम सिंह की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है शिवाजी की। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो भूषण के जो है शिव बावनी किसकी प्रशंसा है? उसमें शिवाजी की प्रशंसा की गई है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 59वां हमारा 69वां क्वेश्चन रहेगा कि दीवानों शब्द से किसे संबोधित किया गया है? ऑप्शन है आवारा व्यक्तियों को, मनमौजी व्यक्तियों को, पागल व्यक्तियों को, या सुंदर व्यक्तियों को? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका जो होने वाला है वो है मनमौजी व्यक्तियों को। बी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। कौन सा? बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दीवानों की हस्ती में जो पाठ है उसके अनुसार बात यहाँ पे हो रही है। किसके द्वारा लिखी गई है? तो दीवानों की हस्ती जो है भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखा गया है। आइए अगला तो कविता है जी। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं 70वां कि बूंद के अनुसार वह 3 दिन तक कहाँ दुख भोगती रही? ऑप्शन जाल में फंसकर, पत्तियों पर, वायुमंडल में, या तने और पत्तियों के बीच? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा डी, तने और पत्तियों के बीच फंसकर वो दुख भोगती रही। पाठ के अनुसार आपने उसमें देखा होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया है? डी जो है राइट आंसर हो गया है।
तो पानी की कहानी पाठ जो है किसने लिखी है? रामचंद्र तिवारी द्वारा लिखी गई है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 71वां क्वेश्चन आपका रहेगा कि निम्न में से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना नहीं है। तो इनमें से सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना कौन सी नहीं है? हमें बताना है। ऑप्शन है स्वदेश के प्रति, दूसरा है पानी और धूप, तीसरा है जीवन संगीत, चौथा है जलियांवाला बाग। तो आपको यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो उसका जो है बी, जीवन संगीत जो है बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जीवन संगीत जो है सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि किसके द्वारा लिखा गया है? जगन्नाथ द्वारा। जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद के द्वारा जो है लिखा गया काव्य है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है 72वां क्वेश्चन है प्रेमचंद के फटे जूते पाठ में लेखक ने जो है प्रेमचंद का कैसा चित्रण किया है? बनावटी, व्यंग या अतिशयोक्तिपूर्ण या व्यर्थ? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है क्या? प्रेमचंद के फटे जूते किसके द्वारा लिखी गई है? हरिशंकर परसाई की रचना है। इसमें जो है लेखक ने क्या किया है? प्रेमचंद का यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया है। तो यहाँ पे जो है डी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब आइए 73वां हमारा क्वेश्चन है। 73वां क्वेश्चन है कि क्रास्थवेट गर्ल्स कॉलेज में लेखिका को पहली साथनी के रूप में कौन मिली थी? ऑप्शन है आपके दो मराठी लड़कियां, सुभद्रा कुमारी चौहान और जीनत बेगम और अध्यापिका। तो आपका आंसर यहाँ पे है बी, आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। लेखिका को कौन मिली थी? सुभद्रा कुमारी चौहान जी मिली थी। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। 74वां हमारा क्वेश्चन है पंच परमेश्वर पाठ के आधार पर पंचायत कराने की बात सुनकर जुम्मन के मन में कौन सा भाव जागृत हुआ? ऑप्शन है डर का, उदासी का, खुशी का या आशंका का। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होने वाला है वो है खुशी का, क्योंकि जुम्मन जो है, जुम्मन का दोस्त था अलगू चौधरी, और अलगू को जो है पंचायत में जो यहाँ पे कहा गया आधार पर पंचायत कराने की बात सुनकर जुम्मन के मन में कौन सा भाव जागृत हुआ? क्योंकि वहां पे जो मुख्य जो फैसला सुनाने वाला था वो उसका दोस्त ही था। तो उसको मतलब खुशी हुई कि हमारा दोस्त जो है फैसला सुनाएगा तो हमारे ही पक्ष में सुनाएगा, इसलिए वह क्या हुआ था? उसे जो है खुशी हुई थी। बी यहाँ पे जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए 75वां क्वेश्चन देखते हैं। 75वां क्वेश्चन है उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के आधार पर गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी? ऑप्शन है विदेशी उपनिवेश के लिए, लघु उद्योगों के लिए, स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभावों के लिए, इनमें से कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है किसके लिए गांधी जी ने खिड़कियां खुली रखने की बात कही है? तो स्वास्थ्य सांस्कृतिक प्रभावों के लिए। आपका आंसर सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? मोहन राकेश, राहुल संकीर्तन, अज्ञे और निर्मल वर्मा। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है लहासा की ओर पाठ के लेखक कौन है? सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। राहुल संकीर्तन लहासा की ओर पाठ के लेखक हो जाएंगे। 76 का आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 77वां क्वेश्चन देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है जीवन में सुरंग सुधियां सुहावनी, इन पंक्तियों कौन सा अलंकार हो जाएगा? आप जो देख रहे हैं हम यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेकर आए हैं। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसपे आपको जब जब वीडियो आपके लिए अपलोड होगी उसके जस्ट बाद आपके लिए पीडीएफ उपलब्ध करा दी जाएगी। तो आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी। जो जो हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ रहे हैं वो हमने पहले से भी कुछ अपलोड कर दी हैं, 1 और 2 की जो है पहले अपलोड कर दी हैं। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, जिसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में आपके लिए दे देंगे, और आप वहां पे ज्वाइन करके टेलीग्राम को और फिर जाकर आप लोग देख सकते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आइए इसका जो है आंसर हमारा होने वाला है वो है कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रियास अलंकार होगा। बी जो है आपका राइट आंसर होगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामश्री काव्य के अनुसार नीली नीली कलियां किस पौधे की हैं? ऑप्शन है अलसी की, सरसों की, अरहर की या मटर की। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है ग्रामश्री के अनुसार क्या है आपका आंसर? यहाँ पे जो है नीली नीली कलियां
किस पौधे की हैं? तो आपका आंसर ए अलसी की यहाँ पे बात हो रही है। आपका आंसर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, कविता के अनुसार काले पहाड़ के नीचे क्या दब गया है? ऑप्शन है झूले, खिलौने, किताबें या बच्चे। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है खिलौने। बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे काम पर जा रहे हैं कि लेखक कौन है? आप जानते होंगे, राजेश जोशी जी इसके लेखक है कविता की। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। मेघ आए कविता में गैदन उचकाए कौन देखने लगे? ऑप्शन है वृद्ध आदमी, औरतें, पेड़ या लड़के। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो यहाँ पे है पेड़। सी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा 81वां क्वेश्चन है। रामविलास शर्मा ने अंधेरे में कविता के काव्य नायक के दायित्व बोध को किससे जोड़कर देखा है? ऑप्शन है प्रगतिवाद से, अस्तित्ववाद से, योगवाद से और साम्यवाद से। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है अस्तित्ववाद से। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। आइए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा, अगला 81वां क्वेश्चन है। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, उपर्युक्त काव्य पंक्ति किस कविता में से है? ऑप्शन है पथिक से, दीवानों की हस्ती से और भगवान के डाकिये से और पानी और धूप से। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है पथिक से। ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। किससे ली गई है? यह पंक्ति जो है पथिक पाठ से ली गई है। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? आपका आंसर जो है ए राइट आंसर हो जाएगा। पथिक पाठ किसके द्वारा लिखा गया है? तो शिव मंगल सिंह सुमन के द्वारा लिखा गया है। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है वापसी कहानी का प्रकाशन कब हुआ? ऑप्शन 1955, 1960, 62 और 63। तो वापसी कहानी का प्रकाशन जो है 1960 में हुआ था। बी जो है आपका राइट आंसर होने वाला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है संगत कार्य का मधुर स्वर किसका हौसला और उत्साह बढ़ाता है? कविता का, कवि का, मुख्य गायक का या उपयुक्त सभी। तो आपका इसका आंसर होने वाला है मुख्य गायक का। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। संगतकार पाठ किसने लिखा है? तो मंगलेश डबराल द्वारा लिखी गई रचना है। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है आत्मकथ कविता में कवि ने कंथा का प्रयोग किसके लिए किया है? ऑप्शन है अपने जीवन इतिहास के लिए, अपने मित्रों के लिए, अपने अंतर्मन के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो है आपका राइट होने वाला है अपने अंतर्मन के लिए। सी जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आइए अगला है अपराजिता कहानी में डॉक्टर चंद्रा की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है चंद्रा की माता का नाम क्या था? तो डॉक्टर पद्मनाभ, डॉक्टर सुब्रमण्यम, ए सचदेवा या कोई नहीं। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है तो यहाँ पे पाठ पर जो है डी सुब्रमण्यम उनकी माता का नाम था। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा टी सुब्रमण्यम। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला है इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा जो है राखी का मूल एकांकी का पात्र नहीं है? तो ऑप्शन है लहना सिंह, तातार खां, बाघ सिंह या हिंदू बेग। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है कौन सा पात्र नहीं है? लहना सिंह इसका पात्र नहीं है। बाकी लहना सिंह जो है कौन सी कहानी का पात्र है? तो उसने कहा था कहानी का पात्र है। उसके लेखक कौन है? उसने कहा था, तो उसने कहा था कि लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बाकी राखी के मूल्य के ये तीनों पात्र आपको मिल जाएंगे। आइए अगला हम 88वां क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे 88वां क्वेश्चन है दादी की घड़ी कहानी में दादी ने दीपू को सुबह समय अपने उठने के लिए क्या तरकीब सुझाई? दीदी से सुबह जगाने के लिए कहा? बिल्कुल नहीं है। मुर्गे को? बिल्कुल नहीं है। तकिए से कहो तकिया राम सुबह 4 बजे जगा दे। बिल्कुल राइट आपका आंसर हो जाएगा। सी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि पत्नी
जैनेन्द्र द्वारा लिखित किस विधा की रचना है? नाटक है, कहानी है, संस्मरण है या एकांकी है? तो आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जे जैनेन्द्र कुमार की क्या है? कहानी मानी जाएगी। सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं 90वां है नींव का पत्थर एकांकी का पात्र नहीं है। कौन सा नहीं है? भूरा, गोरा, सुंदर या तात्या? तो यहाँ पे राइट आंसर आपका होने वाला है नींव का पत्थर एकांकी का पात्र कौन नहीं है? भूरा नहीं है। कौन नहीं है? भूरा नहीं है। आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ए जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। बाकी गोरा, सुंदर और तात्या जी आपके पात्र हो जाएंगे। आइए अगला हम देखते हैं 91वां क्वेश्चन है कि जीप पर सवार इल्लियां में अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? कृषि विभाग को, इल्ली को या ईला को या महादेवी को? तो आपका इसका आंसर होने वाला है वो है ईला को। सी जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है रमा, जागेश्वरी, दयानाथ किस उपन्यास के पात्र हैं? तो गबन के हैं, रंगभूमि के हैं, गोदान के हैं या सेवा सदन के हैं? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है गबन के। ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रेमचंद द्वारा कृत जो उपन्यास है गबन, उसमें है रमा, जागेश्वरी, दयानाथ। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा 93वां है आपका बंटी उपन्यास किस पत्रिका में धारावाहिक रूप में प्रकाशित हुआ था? ऑप्शन है धर्मयुग में, हंस में, आलोचना में या तद्भव में? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? आइए अब 94वां क्वेश्चन देखते हैं। 94वां क्वेश्चन है पुरुष अंग है, स्त्री सशक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वोन्मुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध, पुरुष स्त्री को शक्ति समझकर ही पूर्ण हो सकता है पर स्त्री स्त्री को शक्ति समझकर अधूरी रह जाती है। यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन है आपके महामाया का, निपुणिका का, अधूर भैरव का या चरस्मिता का? आपका यहाँ पे राइट आंसर जो है होने वाला है वो है ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये कथन जो है महामाया का है। बाणभट्ट की आत्मकथा से जो है ये कथन महामाया का है लिया गया है। और बाणभट्ट की आत्मकथा जो है उपन्यास के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा है मैं क्यों लिखता हूं। निबंध के आधार पर बताइए कि लेखक किस विषय का विद्यार्थी रहा है? विज्ञान का, वाणिज्य का, कला का या कला विज्ञान दोनों का? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है ए विज्ञान का। ए जो है यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या? ए आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा है बाल गोविंद भगत किसे साहब मानते थे? ऑप्शन है आपके गुरु गोविंद सिंह को और रैदास को, कबीर को या अपने पुत्र को? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है कबीर को। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा आंसर? सी जो है राइट आंसर आपका हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। अगला हमारा यहाँ पे क्वेश्चन होगा 97वां। थाली बैठे कल्पना कहते रहने की पुरानी आदत किसकी थी? नवाब साहब की, यात्री की, लेखक की या कवि की? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है लेखक की। सी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 98वां क्वेश्चन है नेताजी का चश्मा पाठ में सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाने वाले ड्राइंग मास्टर का क्या नाम था? मोतीलाल, प्रेमपाल, जगतलाल या रामलाल? तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है वो है मोतीलाल। ए जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला हम देखते हैं। 99वां क्वेश्चन है कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव,
भगवती चरण वर्मा या नागार्जुन। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है धर्मवीर भारती। ये जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट हमारा है, इनमें से प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? ऑप्शन है मुक्तिबोध, महादेवी वर्मा, निराला या अज्ञे। तो आपका इसका जो है राइट आंसर होने वाला है वो है यहाँ पे अज्ञे। डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो है प्रयोगवाद के प्रवर्तक सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अज्ञे जी हैं। इनको जो है प्रयोगवाद या नई कविता युग का जो है कालखंड कब से कब तक माना जाता है? वो है 1943 से लेके 1954 तक जो है माना जाता है। इस काल के प्रमुख कवि जैसे हैं अज्ञे हैं, गिरिजा कुमार माथुर हैं, और मुक्तिबोध हैं, धर्मवीर भारती हैं, नरेश मेहता हैं, रघुवीर सहाय हैं और केदारनाथ अग्रवाल इत्यादि बहुत से कवि हैं। तो आज की सीरीज में हमने पूरे 100 क्वेश्चन पूरे 1 से लेके 20 यूनिट तक के सभी कवर कर लिए हैं। और आपका जो प्रैक्टिस सेट है जी, आज के लिए आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है। आज हमने इसको पूरा हल कर लिया है। आपने भी देख लिया होगा कि आप जो है कितने पानी में हैं और कितने ऊपर हैं। आपने देख लिया होगा कि आपको कहाँ से क्वेश्चन बन रहा है, कहाँ से नहीं बन रहा है। हमें जो है यदि हिंदी में टीचर बनना है तो 85 प्लस अंक आपको चाहिए। और फिर जो सही पता लगेगा वो पेपर को देख के पता लगेगा कि पेपर का लेवल किस प्रकार से आ रहा है। तो हम आपको तब बता देंगे कि कितने नंबर पे अपना सिलेक्शन हो सकता है। तो अभी तो हमारा जो टारगेट है वो 85 प्लस रहेगा। अगर आप इतने नंबर लाते हैं तो आपका जो है मास्टर बनने का सपना पूरा हो सकता है। तो आज की जो वीडियो है हमारा वीडियो, इसमें हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 3 हल कर लिया है। तो आप लोग वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसकी पीडीएफ हमने जो है टेलीग्राम चैनल पर अपनी डाल दी है, तो आप लोग ज्वाइन करें और वहां से जो है आप पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देती हैं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक अवश्य कर दें। आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देती हैं। आगे फिर मुलाकात होगी आपके नए प्रैक्टिस सेट के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, नए क्वेश्चनों के साथ। तो आज इतना रहने देते हैं। धन्यवाद।